नमस्कार, द मिर्ची न्यूज़.com से मैं मनोहर आपका स्वागत करता हूं। बहुत जल्द धनबाद में निगम चुनाव होने वाला है। सारे लोग अपनी तैयारी में लगे हैं। कुछ लोग दावे कर रहे हैं कि दावेदारी में है कि कुछ मेयर की सीट में दावेदारी है तो कुछ पार्षद में लगे हैं। तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे हुब्बान मलिक जी से, तो जानने की कोशिश करेंगे क्या कुछ चल रहा है। देखिए, मैं जब धनबाद आया तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि कम से कम निगम का जब चुनाव अनाउंसमेंट हुआ इलेक्शन कमीशन के तरफ से तो लोग काफ़ी एक्टिव हो गए। लेकिन जितनी एक्टिविटी चुनाव लड़ने में दिखाते हैं और इलेक्शन के 1 महीने या 1.5 महीने पहले की जो तैयारी होती है, लोग मदद करने के लिए उतारू होते हैं, ये पूरे 5 साल होना चाहिए जी बेशक। और कुछ योजना के साथ उतरना चाहिए कि हमें ये 5 साल में अपने शहर को क्या देना है और शहर के हालात कैसे सुधारनी है। अगर आप शहर के हालात सुधारने में सक्षम नहीं हैं और आपको ये लगता है कि आप शहर के हालात को सुधारने में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते हैं और सिर्फ वार्ड कमिश्नर या मेयर बनकर अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको इस चुनाव से दूर रहना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ख्याल है उसका, क्योंकि धनबाद कोयलांचल की राजधानी है और धनबाद पूरे हिंदुस्तान को बिजली देने के लिए सक्षम है। और झारखंड का जो स्वरूप है वो आप समझ लीजिए 66% कोयला अगर पूरे झारखंड में है तो उससे आधा धनबाद में है। तो ये आपको समझना चाहिए कि धनबाद को हमको कैसे बेहतर बनाना है, धनबाद को गंदगी रहित कैसे बनाना है, धनबाद शहर के लोगों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ज़्यादा से ज़्यादा योजना कैसे पहुंचाई जाए, वो कैसे मतलब अगर उसकी जानकारी हो तो, या जानकारी लेनी है 5 साल में आप कैसे उसको पहुंचा सकते हैं, वो ज़रूर देखना चाहिए। बिल्कुल, ये तो आपने सही कहा, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता है कि लोग सिर्फ नॉमिनेशन करते हैं और चुनाव लड़के खुद का चेहरा चमकाने में लगे होते हैं। दूसरी बात आपने बताया कि जैसे धनबाद की खूबसूरती ये है कि धनबाद पूरे देश को रोशन कर रहा है, खुद अंधेरे में है। कहीं ना कहीं इसका कारण अब हो सकते हैं यहाँ के नेता हों या यहाँ के पद अधिकारी हों जो सिर्फ चुनाव लड़ते हैं या पोस्ट पे आते हैं, धनबाद के बारे में कोई नहीं सोचता। ये आप कह सकते हैं चिराग तले अंधेरा। देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ जो पब्लिक सेक्टर है, जो यहाँ कोयला तो ज़रूर निकाल रही है, लेकिन धनबाद शहर को दफन करने की तैयारी में है। पहले आपने देखा होगा, पहला 15-20 साल जब हम लोग बचपन में थे तो 20 साल हम लोगों ने सुना कि बालू घोटाला झरिया में बहुत ज़बरदस्त हुआ। उसके बाद अब देखता हूँ कि कोयला यहाँ अभी तो खैर कम हो गया है, लेकिन जो कंपनी यहाँ आप कोयला निकालने के लिए पब्लिक सेक्टर देती है, वही कोयला का गलत उत्खनन करके उस कोयला को बनारस की मंडी में किस तरह से रातों रात निकाल देती है। और उससे जो राजस्व का नुकसान होता है, ख़ासकर धनबाद का जो नुकसान होता है कि धनबाद का जो विकास है कहीं ना कहीं डीएमएफटी फंड से जुड़ा हुआ है। और वो डीएमएफटी फंड जो रेवेन्यू जब आता है, मान लीजिए 1000-1200 करोड़ रुपये आता है, अगर अवैध उत्खनन होता है आपका कोयला का, तो वो डीएमएफटी फंड का जो रेवेन्यू शहर में आना चाहिए 1200 करोड़ के बदले 2400 करोड़ होना चाहिए। वो आधा से ज़्यादा कोयला निकल जाने के कारण इलीगली आपके शहर को राजस्व नहीं मिलता है। और अब राजस्व शहर को नहीं मिलेगा तो जाहिर सा बात है आपके विकास में रुकावट होगी। और नगर निगम इस तरह से लगता है कि नगर निगम को जो हालात है नगर निगम के, मान लीजिए 66% माइनिंग एरिया है। अब माइनिंग एरिया वाले जो आउटसोर्सिंग कंपनी है वो तो आपको टैक्स देंगे नहीं। जो बचे 34% में कुछ आबादी आपकी पब्लिक सेक्टर के लोग रहते हैं, उन पर टैक्स तो लागू होता नहीं है नगर निगम का। तो जो लोग डोमेस्टिक पॉपुलेशन है यहाँ के, जो रहने वाले लोग हैं, जो विकास जिनके लिए होना चाहिए, वो जो टैक्स देते हैं वो बेचारे टैक्स देते हैं 20 से 22% लोग। तो 20 से 22% टैक्स जो होल्डिंग टैक्स दे रहे हैं, उन पर दबाव रहता है हमेशा कि ये टैक्स देने के बाद भी ये सुविधा इनको नगर निगम का नहीं मिल पाता है। तो ये सब चीज़ सोचना पड़ेगा। जो लोग भी चुन के आते हैं तो उनको ये ध्यान देना पड़ेगा कि ये 20% लोग ही शहर के टैक्स दे रहे हैं और 80% मज़ा ले रहे हैं। उसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी हैं जो टैक्स नहीं देते हैं और वो मज़ा भी ले रहे हैं, और ये 20% लोगों पे दबाव है उस टैक्स का।
तो कैसे इस शहर का विकास हो, ये सोचना तो ज़रूर चाहिए आदमी। बिल्कुल चाहिए। जैसे आपने बताया कि 20% लोग टैक्स देते हैं, तो मैं ये आपसे एक जानना चाहता हूँ कि टैक्स तो हर कोई देता है, 100% लोग टैक्स देते हैं। हम खाना खाते हैं, सामान खरीदते हैं, हर चीज़ में टैक्स है। तो बेसिक नीड्स जो है, बेसिक फैसिलिटीज़ हमें मिलना चाहिए। हमारे पास रोड नहीं है, गंदगी का अंबार है। तो अब कहने का बात है कि 20% लोग दे रहे हैं, उनको फैसिलिटी मिल रहा है, लेकिन जो बेसिक तो पब्लिक का अधिकार है ना, वो भी तो उनको नहीं मिल रहा। टैक्स तो वो भी दे रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, मेरे पिताजी जब विधायक थे, जब मंत्री बने, साल भर ही मंत्री रहे थे, तो हम लोगों ने करीब 440-50 करोड़ के आसपास का योजना लाया। स्टेट गवर्नमेंट कहीं भी आपको रुकावट नहीं है आपके रोड बनाने में। ये छोटा सा शहर है, कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है। और जहाँ इतने पब्लिक सेक्टर हों, टाटा का कोलेरीज हो, और लोग जानते हैं कि इस रोड के बिना हमारा कोयला निकलेगा नहीं। जिस दिन यहाँ के विधायक सांसद चाह लेंगे, ये उनकी चाहत पर है, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। मेरे पिताजी भी विधायक थे, 5 साल ही रहे, सिर्फ 900 वोट से जीते थे, कोई बहुत वोट से नहीं जीत पाए थे। हालांकि विधायक थे, 1 साल के लिए मंत्री बने, कोई 5 साल के लिए मंत्री नहीं बने। 80% धनबाद के रोड्स का नक्शा उन्होंने बदल डाला। यहाँ जितने भी पानी के जो सुविधा है, जलेश्वर महतो जी ने ज़रूर स्टार्ट किया उस योजना को, करीब 600-700 करोड़ का योजना था, लेकिन फाइनल इम्प्लीमेंटेशन जो है उस योजना का उसी 1 साल के दौरान मंत्रालय के मन्नान साहब ने कर दिया। तो ये इनकी चाहत पर है कि ये किस तरह से करवा पाते हैं। एक आदमी आता है 5 साल के अंदर काम करा देता है, एक आदमी आता है 20 साल के अंदर भी काम नहीं करवा पाता है। तो ये हम क्या समझे, ये किस तरह का कंपैरिजन है। तो इस बार मेयर के चुनाव में आप या आपके घर से, आपके परिवार से कोई इस बार चुनाव में है? देखिए, बातचीत चल रही है, लोगों का दबाव भी है और बात उठी भी है। चूँकि अभी हम लोग नए नए ओबीसी में गए हैं और पिछली रघुवर दास सरकार ने ओबीसी 2 में हमारी कम्युनिटी को डाला है। तो उम्मीद है कि लोगों का दबाव है, तो अगर लोग चाहेंगे तो हो सकता है। चूँकि पिताजी पॉलिटिक्स में हैं अभी, हम लोग तो अभी उनको ही गार्जियन मानते हैं। और तो कहीं ना कहीं मतलब अगर मान लीजिए मन्नान साहब अगर चुनाव में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, तो क्या आप खुल करके उनके साथ घूम सकेंगे? इस पर 2 बात है। एक बात यह है कि आप MIM पार्टी से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं लोगों का यह मानना है कि आप MIM में हैं और आपके पिताजी कांग्रेस में हैं, तो कहीं ना कहीं वो क्लैश। देखिए, एक तो आपके मेयर का जो चुनाव है वो पार्टी के बेस पे नहीं हो रहा है, जो जहाँ तक मुझे मालूम है। पार्टी का सपोर्ट जहाँ तक मुझे मालूम है। दूसरी बात यह है कि मैंने MIM से 1 साल पहले ही इस्तीफ़ा दे दिया है जी। ये मैं पहले भी बोल चुका हूँ और आज भी आपको बोल रहा हूँ कि MIM से मेरा अभी कोई नाता नहीं है। आज की तारीख में कोई नाता नहीं, पिछले 1 साल से। हाँ, वहाँ पे लोग प्यार करने वाले वैसे ही हैं, चूँकि मैंने उस पार्टी को लाया था। लेकिन मैंने उस पार्टी को इसलिए नहीं लाया था कि गलत लोग हावी हो जाएं। अब चूँकि गलत लोग वहाँ हावी हो गए तो मुझे लगा कि मेरा वहाँ कोई सरोकार नहीं है, तो मैंने उस पार्टी से दूरी बना ली है और आज मैं किसी भी पार्टी में नहीं हूँ। ये मेरी तरफ से आपको मैं बता रहा हूँ और MIM से भी हमारा कोई रिश्ता आज की तारीख में नहीं है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल जी से आपका संबंध बहुत अच्छा संबंध है और कहीं ना कहीं लोगों का कहना है कि आपके साथ उनका कारोबार भी चलता है, तो क्या आप खुल के उनका विरोध कर पाएंगे? देखिए, एक तो मेरा रिश्ता सभी लोगों से अच्छा है। मेरा रिश्ता पूर्व मुख्यमंत्री से भी अच्छा था, आज के मुख्यमंत्री से भी अच्छा है। मेरा रिश्ता उन लोगों से भी अच्छा है जो कांग्रेस से बीजेपी में गए। मेरा रिश्ता उन लोगों से भी अच्छा है जो बीजेपी से कांग्रेस में आए। मेरा रिश्ता उन लोगों से भी अच्छा था। जब मैं MIM का स्टेट प्रेसिडेंट था तो कांग्रेस के कई लोग आए थे कि मुझे टिकट दीजिए, जब उन्हें टिकट नहीं मिल रहा था MIM से लड़ने के लिए। और भाजपा के भी कई लोग आए थे जो टिकट मांग रहे थे कि मुझे MIM से दीजिए, मैं MIM से लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो उन लोगों का कहीं ना कहीं स्वार्थ था कि मुस्लिम वोट हम लोगों को मिलेगा MIM के नाते, तो हम लोग
किसी पार्टी को हरा पाएंगे। मैं उस पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन जिस पार्टी में वो लोग हैं उस पार्टी को हराने के लिए वो लोग अपनी ही पार्टी को हराने के लिए वो, तो मुझे लगा कि भाई कैसी राजनीति है जब अपने ही घर को कोड़ने को तैयार है। तो मैं उस घर में मैंने उन लोगों को टिकट तो नहीं दिया, लेकिन हाँ भाई उसमें टिकट बांटने का मौका मिला मुझे। मैं राजनीति को बहुत करीब से देखा कि स्टेट में राजनीति किस तरह से होती है। वो एक्सपीरियंस शायद सबके नसीब में नहीं हो। खैर जो एक पार्टी में है उनके भी नसीब में नहीं होता, लेकिन एमआईएम में स्टेट प्रेसिडेंट रहने का एक फ़ायदा मुझे हुआ। मैं चुनाव तो नहीं लड़ा एमआईएम से, लेकिन बाकी पार्टियों के असली चेहरा ज़रूर मैं देख लिया। मेरे को ये एक्सपीरियंस तो हो गया कि बाकी पार्टियों में लोग कैसे कैसे हैं, और सीनियर नेता का चेहरा भी मैंने देख लिया। मतलब नेता का कोई ये नहीं होता, वो किसी पार्टी में कभी भी जा सकते हैं, किसी भी टिकट ले सकते हैं। देखिए कहीं ना कहीं स्वार्थ राजनीति तो होती ही है, और एमआईएम में जाने का मेरा भी एक स्वार्थ था कि एमआईएम में स्टेट प्रेसिडेंट जब मैं बना तो मैं राजनीति को थोड़ा करीब से देखना चाहता था। और असद भाई के बारे में लोग बोलते थे कि भाई बीजेपी के बी टीम है, तो मैंने देखा कि भाई जो आदमी 5 वक्त नमाज पढ़ता हो, तहज्जुद की भी नमाज पढ़ता हो, और एक मुफलिस इंसान है, एक हाथ में कुरान है एक हाथ में जाए नमाज है, तो इस आदमी के बारे में जो इल्ज़ाम लगाते हैं लोग, पता नहीं कैसे इल्ज़ाम लगाते हैं। मैंने उनको देखा, मैं गढ़वा से आ रहा था तो पेट्रोल पंप पे नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने जाए नमाज बिछा के पेट्रोल पंप पे ही नमाज़ पढ़ लिया। खुद गाड़ी चला रहे थे, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं। मैं एक ऐसे शख्स की तारीफ़ तो ज़रूर करता हूँ मेरे तरफ से कि उनको कैसे लोग बीजेपी की बी टीम बोलते हैं, मेरे को ये बड़ा अजीब लगता है। जबकि कई ऐसे लोग हैं अपनी ही पार्टी में, मतलब जैसे कांग्रेस में ही या बीजेपी में ही, जो अपनी पार्टी को हराने में लगे हुए हैं। असद भाई की ज़रूरत क्या है? तो अब कुल मिला के मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पूर्व मेयर शेखर अग्रवाल, चंद्रशेखर अग्रवाल ने यह दावा किया है कि उन्होंने शहर में 3000 करोड़ खर्च किया है। देखिए, तो वो कहाँ खर्च किया है, क्या आपको कहीं दिख रहा है? देखिए, पूर्व मेयर साहब से मेरे बड़े अच्छे रिश्ते हैं मेरे, लेकिन उनसे गिला शिकवा तो है। वो जब आए थे हमारे पास यहाँ पे शुरुआत में मदद करने के लिए, तो मैंने उनसे एक ही कहा था कि जो विकास का काम जेएमएम और कांग्रेस की गवर्नमेंट धनबाद में कर रही है, उस विकास को आपको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी हम आपको एज मेयर मदद करेंगे। और चूंकि आप निर्दलीय हैं, आज की तारीख कोई दल नहीं है आपका, आपकी दल खुद आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, आपकी दल ने टिकट भी नहीं दिया आपको। हाँ, मुख्यमंत्री का उनको इनडायरेक्ट सपोर्ट था उनको, क्योंकि मुख्यमंत्री से उनके अच्छे रिश्ते थे, लेकिन उन्होंने विकास का काम तो किया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन थोड़ा 3000 करोड़ का जहाँ तक बात है, वो थोड़ा ज़्यादा बड़बोलापन लगता है। योजना ज़रूर लाए होंगे, हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये बात है कि आप जैसे बेकारबान तालाब है, चाहे आपको मेन रोड पे लाइटिंग की बात है, ये लाइटिंग की योजना पहले भी आई थी। ये नीरज सिंह जब डिप्टी मेयर थे और इंदू सिंह मेयर थी, तो उस वक्त भी ये योजना आई थी जहाँ तक मुझे मालूम है। लेकिन इस योजना का पैसा कहाँ गया वो नगर आयुक्त ही बता सकते हैं। लेकिन शेखर भैया ने कम से कम लाइट तो शहर में लगवा दिया, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। हालांकि ये लाइट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्ट अलॉटमेंट हुआ, और कुछ योजना ऐसी थी कि बीजेपी के टॉप लोग ही, ऊपर पीयूष गोयल जब मंत्री थे तो वो पूरा का पूरा हिंदुस्तान में इस तरह की योजना चला रहे थे। तो जितने भी नगर निगम में जिस मेयर ने अप्रोच किया उसको उन्होंने करवा दिया। तो कुछ श्रेय तो इनको जाता है कि जैसे आपको वर्ल्ड बैंक से जो रोड इन्होंने लाया, बीच में विधायक जी ने उसको रुकवा भी दिया था, हेमंत जी को कहकर जांच वांच भी हुई कि भाई आसपास में ज़मीन ये ख़रीद के बैठे हैं काफ़ी। तो कुछ इंक्वायरी चली थी इनके खिलाफ भी, अब उसको भी क्लीन चिट दे करके उसको रिंग रोड बनाने का काम पूरा किया गया। तो कुछ कंट्रीब्यूशन तो इनका धनबाद में ज़रूर है, लेकिन जिस लेवल का कंट्रीब्यूशन का बात आप कर रहे हैं वो वही बता सकते हैं कि 3000 करोड़ रुपए कहाँ से लाए और कब लगाए। और अगर 3000 करोड़ धनबाद में लगा होता तो 800 करोड़ का रोड और पानी तो दिखाई दे रहा था मन्नान साहब का। तो 3000 करोड़ रुपया लगने के बाद शहर का तो कायाकल्प हो जाता। जी, मेरा एक सवाल है कि 3000 करोड़ खर्च किए, ठीक है, उन्होंने बेकार बांध को सौंदर्यीकरण किया, वो भी ठीक है, स्ट्रीट लाइट लगाया, वो भी ठीक है,
तो क्या स्ट्रीट लाइट से लोगों का पेट भर जाएगा? क्या स्ट्रीट लाइट से लोगों का इलाज हो जाएगा? क्या स्ट्रीट लाइट से लोग के ऑक्सीजन मिल जाएगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि पूरा क्षेत्र हमारा प्रदूषित है, पर नगर निगम की तरफ से कोई इनिशिएटिव नहीं लिया गया। सड़क देखिए, सड़क की हालत जर्जर, नाली का पानी रोड में बह रहा है, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं, रोज़गार नहीं। आप देखिए कि बड़े बड़े शहरों में म्यूनसिपैलिटी का अपना हॉस्पिटल होता है, अपना स्कूल होता है। हमारे पास सिर्फ म्यूनसिपैलिटी ऑफिस है और कुछ नहीं है। मैं आपको बताऊं कि इस शहर का, अगर मैं थोड़ा लैंग्वेज अगर कड़ा करके बोलूं, तो इस शहर में जितना पोटेंशियल है उस शहर के हिसाब से इस शहर का सिर्फ रेप हुआ है, चाहे वो झरिया हो,